नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। सत्ता में आने के 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए वादों की सुध ली है। मैनिफेस्टो पर मंथन करने के लिए शनिवार को घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। 2018 में चुनावी वादों के दम पर 15 साल बाद सत्ता में लौटी भूपेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि वो जनता से किए वादों को पूरा करे। पिछले 2 साल की बात करें तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए अधिकतर वादों को पूरा करने का दावा करती है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी और धान का दाम 25 रुपए देने के लिए बनाई गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर ही सरकार 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, जो बजट का लगभग 20% है। लेकिन शराबबंदी, नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 2 सालों में हमने 36 में से 25 वादे पूरे किए हैं। बाकी वादों का मूल्यांकन कर पूरा कर दिया जाएगा। तेजी से घोषणा पत्र को क्रियान्वयन हमने किया है इन 2 वर्षों में। आने वाले समय में बचत जितने भी घोषणा है उसके बारे में पूर्ण मूल्यांकन करके उसे हम लागू करने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक साल 2023 तक जनता से किए सभी वादे पूरे कर लिए जाएंगे। बीते दिन मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा में भी सीएम ने उनके विभागों से संबंधित चुनावी वादों को पूरा करने पर रोड मैप तैयार किया है। साथ ही चर्चा की है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में नई योजनाएं नहीं लाई जाएंगी। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी वादों को पूरा करने वाली सरकार के रूप में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। हालांकि विपक्ष चुनावी वादों को लेकर रोजाना राज्य सरकार को घेर रही है। पहला वादा तो धान खरीदी का जो आज स्थिति है वही आधा अधूरा है। चाहे वो न्याय योजना के नाम से खुद ही अन्याय कर रहे हैं, और 36 में से 25 कहाँ कब वादे पूरे हुए हैं। ये मुझे लगता है ये पूरी तरीके से असत्य का पुलंदा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार कहती रही है कि बीजेपी 15 सालों में कभी अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही कांग्रेस की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भूपेश सरकार अगले 3 साल में बचे हुए सभी वादों को पूरा कर पाएगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजीव भवन में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक बार फिर आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि भाजपा और आरएसएस गांधी, पटेल और सुभाष बाबू को अपनाने का दावा तो करती है, लेकिन सावरकर और गोडसे को छोड़ना नहीं चाहती। गांधी जी या नेताओं को अपनाना है तो उनके विचारों को मानना होगा, सावरकर और गोडसे को छोड़ना होगा। भाजपाई गांधी को अपनाने से पहले गोडसे मुर्दाबाद कहें। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि हमारे देश की आजादी का इतिहास जानना जरूरी है। इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि महापुरुष पूरे समाज, पूरे देश और विश्व के होते हैं। आजादी के समय दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लाखों लोगों ने योगदान दिया है। कांग्रेस हमेशा आजादी के नाम पर राजनीति का श्रेय लेती है। ये लोग सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं, ये गांधी को अपनाना चाहते हैं, आज सुभाष बाबू अपनाना चाहते हैं, तो इनको तो गोडसे और सावरकर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके वैचारिक रूप से कभी समानता रही नहीं है। तो इनको तो स्पष्ट करना चाहिए वो किसके पक्ष में, किस विचार के पक्ष में। महापुरुष पूरे देश के होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। आज़ादी के समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लाखों लोगों ने अपना योगदान दिया है। खाली कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में तीखा कटाक्ष भाजपा और आरएसएस पे किया है कि वो महापुरुषों को अपनाना तो चाहती है लेकिन उनके विचार नहीं अपनाना चाहती, और इस पर अब भाजपा ने भी पलटवार किया और सियासत अब इस पर शुरू हो गई है। सौरभ,
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है, आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इस अवसर पर जो है भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जबरदस्त बयानबाजी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भाजपा के पास है कोई बड़ा महापुरुष नहीं है या जो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसको आइडियोलॉजी नहीं है, जिसको लेकर ये आगे बढ़ सके, और इसी कारण जो है वो गांधी को, कभी जो है नेताजी को, तो कभी पटेल को, तो ऐसे महापुरुषों का जो है वो जो है यूज करते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा का पालन जो है वो नहीं करते और जो किया जाना चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है सवाल उठाया था कि अगर जो है गांधी को मानना है, अगर या जो है नेहरू को मानना है या पटेल को मानना है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है गोडसे की विचारधारा है वो छोड़नी होगी, सावरकर की विचारधारा है वो छोड़नी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों पर जो है एक बार फिर से इस महापुरुष को अपनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो राजनीतिक बयानबाजी है वो कहां पर थम रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर देखें, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में होता है। जनसंघ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य कहा जा सकता है, वो उसका जन्म जो है 1951 में होता है, जबकि बीजेपी का स्थापना जो है 1980 में होता है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस के पास जो है वो महापुरुष है जो कहीं ना कहीं आज़ादी में भाग लिए हैं, जबकि जो बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी के बाद जो आज़ादी के बाद के नेता हैं, अर्थात जो जनसंघ में शामिल हुए थे वो नेता हैं, चाहे अगर नाम लिया जाए तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उसी तरीके से 2-3 और महत्वपूर्ण नाम है। उसी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि महापुरुष जो है केवल किसी एक पार्टी के नहीं है, बल्कि वो देश के हैं। और आज जैसे हमने देखा कि आने वाले दिनों पर हो सकता है कांग्रेस जो है एक बड़ा कार्यक्रम करे और एक बड़ी संगोष्ठी आयोजित करे और ये बताने की कोशिश करे कि किस तरीके से कांग्रेस के लिए जो है गांधी ने, नेताजी ने, पटेल ने कैसे काम किए हैं। वही जो बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा महापुरुष नहीं है जो यह बता सके कि उनके आइडियोलॉजी पर आखिर क्यों चला जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासी परिवार को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र का कोई भी आदिवासी परिवार भूमिहीन नहीं रहेगा। सीएम आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय विकास सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनका स्मरण करते हुए कहा कि आदिवासी समाज का भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समाज के श्री गैन सिंह नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे अनेक नायकों ने देश की आज़ादी में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 5.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के सामुदायिक पट्टों का वितरण किया जा चुका है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार देवगुड़ी विकास और घूटल निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिला मुख्यालयों में रियायती दर पर समाज को जमीन और सामाजिक भवन निर्माण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जनजातीय संग्रहालय और शोध कार्य के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसान संबंधी कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से 500 किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर रायपुर पहुंचे। वे राज्यपाल से मिलकर केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन जब किसान राजभवन की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद किसान आक्रोशित हो गए और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इधर पुलिस ने भी किसानों पर बल प्रयोग किया। किसानों और पुलिस में इस बीच झड़प के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। किसानों ने बताया कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पांचवीं अनुसूची में होने के बाद उसके नियम लागू नहीं होने से नाराज राजनांदगांव के खड़गांव के आदिवासी ग्रामीण रायपुर तक पदयात्रा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पदयात्रा में 700 से ज्यादा महिला और पुरुष शामिल हैं। 20 जनवरी से निकले आदिवासी ग्रामीण 25 जनवरी को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आदिवासियों का कहना है कि राजनांदगांव के मानपुर ब्लॉक के खड़गांव के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में 2 सारडा और गोदावरी माइन संचालित हैं, जहां वर्करों को 11 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि क्षेत्र में खनिज का दोहन होता है। इसके बावजूद ये क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, जिससे नाराज आदिवासी पदयात्रा निकाल रहे हैं। और इससे पहले भी सरकार से चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हुआ।
कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप रायपुर पहुंच गई है। शनिवार को वैक्सीन की एक और खेप छत्तीसगढ़ पहुंची। इसमें 5 बॉक्स हैं। एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से वैक्सीन लाए गए विमान का स्वागत किया गया। इससे पहले राज्य में वैक्सीन की 2 खेप आई थी। वहीं राज्य टीकाकरण अधिकारी अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि 37,760 वैक्सीन इस बार आई हैं। इससे पहले अब तक कुल 5,88,000 वैक्सीन रायपुर पहुंच चुकी है। स्टेट वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता विनय वर्मा ने। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खेप आ चुकी है और ये देखिए यहाँ पर इसे लाया गया है और ये पूरी जो नियमानुसार जिसको लाना चाहिए वो पूरे जो प्रोटोकॉल उसका पालन किया गया था। पीपी किट जो पहने हुए हैं जो कर्मचारी और ये आइस ड्राई आइस पैक है इसमें यहाँ पे लाया गया है और ये 5 कार्टन में यहाँ पे पहुँचाए गए हैं। इसके बाद से इसको निकाल करके जो अंदर जो वॉक इन कूलर है इसमें रखा यहाँ पे गया है और अब यहाँ से जब ज़रूरत रहेगी स्टेट में से सप्लाई किया जाएगा अलग अलग ज़िलों में। और ये एक अलग है कि ये जो भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन है। जो पुरानी जो वैक्सीन आई थी वो सीरम इंस्टीट्यूट की बनी हुई थी और कोविशील्ड नाम की वो वैक्सीन थी, लेकिन ये जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। यहाँ से इसे सप्लाई किया जाएगा और जो पहली खेप थी वो 3,23,000, जो दूसरी खेप थी वो 2,65,000 वैक्सीन थी और अब जो वैक्सीन आई है ये 37,760 वैक्सीन है। तो कुल टोटल मिलाकर के 6,25,760 की संख्या में अब छत्तीसगढ़ में वैक्सीन आ चुकी है। अब इसे जिलों में सप्लाई किया जा रहा है और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वहाँ पर इसकी खपत होगी और डिमांड आएगी तो जिलों में वापस फिर से भेजा जाएगा। फिलहाल से टीकाकरण छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और अलग जितनी ज़रूरत होगी उसके बाद से बाकी कंपनियों से और भी वैक्सीन मंगाई जाएगी। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। दुर्ग सांसद विजय बघेल रायपुर एम्स में भर्ती मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सांसद कोरोना संक्रमित होने के बाद रायपुर एम्स में भर्ती हैं और इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सांसद विजय बघेल गोपी फिल्म का मशहूर गाना सुख के सब साथ ही दुख में न कोई के माध्यम से मरीजों का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में सांसद विजय बघेल गाइड फिल्म का प्रसिद्ध गाना तेरे मेरे सपने अब एक रंग के भी गाते दिखाई दे रहे हैं। सांसद विजय बघेल बता रहे हैं कि संक्रमण की पुष्टि के बाद पिछले 10 दिनों से वो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत सही है और रिपोर्ट भी नॉर्मल है। वो कह रहे हैं कि वे जिनके साथ बैठे हैं सभी के अंदर माइनर इन्फेक्शन था, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत वे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसलिए वे माहौल को हल्का फुल्का करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अपने पसंदीदा गानों को गुनगुना रहे हैं। बता दें कि सांसद विजय बघेल द्वारा गाए दोनों गाने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हैं। मोहम्मद रफ़ी सांसद विजय बघेल के पसंदीदा गायक हैं, इसलिए फुर्सत के क्षणों में वे उनके गाने गाते और गुनगुनाते हैं। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए दुख के सब सारी दुख में न उरकुरा की कोटवारी जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे को लेकर IBC 24 पर खबर चलने के बाद उसका असर हुआ है। कोटवार को दी गई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को रायपुर तहसीलदार की ओर से गठित 2 पटवारी और 2 राजस्व निरीक्षक की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की नपाई और सीमांकन का काम शुरू कर दिया। दोपहर से ये कार्रवाई शाम तक चली। शुरुआती जांच में सरकारी जमीन पर कब्जे की पुष्टि हो गई। सरकारी जमीन पर कई अवैध निर्माण पाए गए। हालांकि जमीन का सीमांकन अभी पूरा नहीं हुआ है। सोमवार को कार्रवाई पूरी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस जमीन पर कितने अवैध निर्माण और कब्जे हुए हैं। बता दें कि कोटवार रघुनाथ साहू को 8.5 एकड़ की सरकारी जमीन भरण पोषण के लिए दी गई थी, जिस पर वो धान की खेती करते थे, लेकिन 2018 में स्थानीय पटवारी और नेताओं ने मिलकर इस जमीन पर कब्जा करवा दिया। सोमवार को पूरे तथ्य और प्रतिवेदन हमारे पास आ पाएंगे, तब फिर हम पूर्ण वक्तव्य इस बारे में दे पाएंगे। शासकीय भूमि पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई विधिवत भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधानित है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और शासकीय भूमि के गलत तरीके से समव्यवहार किए जाने की बात यदि आती है
तब उनके विरुद्ध भी हम विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।